हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट ईयर हमने अपने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में 712 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 720 प्रेडिक्ट किया था। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, 500 प्लस का सिलेक्शन हुआ था। तो हमने कैसे किया था, इस पर बहुत चीज़ें मैंने बताई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम नीट 2025 के लिए हम एम कर रहे हैं तो 700 प्लस का टारगेट कैसे लेके चलना है। ठीक है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैं आपको टू डू लिस्ट टाइप बना के दे दूंगा इस वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बायो की एनसीईआरटी। ठीक है, बायो की एनसीईआरटी में क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों को समझ नहीं आता है। बच्चे को लगता है कि ए टू जेड पूरी एनसीईआरटी मैं 10 बार पढ़ लूंगा तो कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बायो की एनसीईआरटी में ना हमने पूरा थॉरो एनालिसिस किया एंड वी फाउंड आउट, देखो स्टेटिस्टिकली चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली कहाँ से कितने पेपर आए क्वांटिफाई कर देंगे ना जब हम, तो हमें समझ आएगा क्या हमें पढ़ना है। लेट से मैंने आपको बोला कि यार आपके आगे 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को करने से आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इस ऑप्शन को करने से आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और इस तरीके से पढ़ाई करने से आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता पहले 12 क्वेश्चन वाला काम करना चाहिए? उसी तरीके से बायो के एनसीईआरटी का हमने एनालिसिस किया एंड वी फाउंड आउट, पहली चीज़ तो 4 चीज़ें सुनो। समरी, ठीक है, समरी, एग्जाम्पल्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स। ये 4 चीज़ें जो है ना, समरी, एग्जाम्पल, टेबल एंड डायग्राम्स, इन 4 चीज़ों से मोर देन 70% ऑफ पेपर आया था। ठीक है, एंड अगर तुम एग्जाम्पल और डायग्राम्स कर लेते हो ना, डायग्राम्स प्लस एग्जाम्पल, तो तुम्हारा 43% ऑफ पेपर डन है। इसका मतलब क्वांटिफाई कर दिया ना, अब तुम्हें पता चल गया 43% ऑफ पेपर। और ये है नीट 2020 से 2024 का एनालिसिस। ठीक है, 2020 से 2024 के एनालिसिस में 43% पेपर आया था डायग्राम एंड एग्जाम्पल से, 70% से ज़्यादा, एग्जैक्ट बताऊं तो 73%। ठीक है, 73 to 74% पेपर आया था समरी, एग्जाम्पल, टेबल और डायग्राम से। ये हमने थॉरो एनालिसिस करके दिखाया था। ठीक है, कुछ वीडियोज़ में मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाए कैसे मैंने एनालिसिस ये किया था। दूसरी चीज़ आ जाते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वाली चीज़ ऐसी है जो बच्चे ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन काफ़ी बार नीट में पूछी जाती है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द साइंटिस्ट, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सारे साइंटिस्ट के ईयर भी याद रखो और कंट्रीब्यूशन याद रखो। ठीक है, बायो के एनसीईआरटी में ये करना ज़रूरी है। अब एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ में बायो के एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया, समरी, एग्जाम्पल, टेबल और डायग्राम, इन 4 चीज़ों से आपका मोर देन 70% ऑफ पेपर आएगा। और अगर आप डायग्राम और एग्जाम्पल अच्छे से कर लेते हो तो 43% ऑफ क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। लेकिन अब फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में आई टेल यू दिस, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सारी बैक एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये आपको करनी है क्योंकि ये एज इट इज़ पूछी जाती है विदाउट वैल्यू चेंज करें। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होती है इसमें। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल आपको दे रखे हैं, टेबल्स दे रखी है कुछ। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ टेबल्स आपको दे रखी है उसके साथ। अच्छा, फिजिक्स में भी एक जगह टेबल दे रखी है, समरी के नीचे ना आपको टेबल दे रखे हैं जहाँ डायमेंशंस दे रखे हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला दे रखे हैं। ये वाली टेबल आपको ज़रूर करनी है। सारे डायमेंशंस के क्वेश्चन यहाँ से आए थे। यहाँ बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। बच्चे को लगता है भैया डायमेंशन जैसा चैप्टर अगर मुझे पढ़ना है तो मैं उस चैप्टर से पढ़ूंगा। नहीं, वहाँ के क्वेश्चन वो लोग इन टेबल से पूछ रहे थे। ठीक है, केमिस्ट्री में इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, टेबल, और इसके साथ जितने भी उन्होंने कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, ठीक है, कंपाउंड्स का कंपैरिजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड्स का लोग कंपैरिजन नहीं करते। ऐसे आप ऑर्गेनिक खोलोगे ना केमिस्ट्री में, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार उन्होंने कंपाउंड्स बना रखे होंगे। ठीक है, और कंपाउंड्स बना के उन्होंने बोला होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, इनका रेशियो बताओ। लेट से उन्होंने बोला इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो वो क्या करते हैं, नीचे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दे देते हैं और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू दे देते हैं। आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सीक्वेंस याद करनी है। लेट से 1 2 3 ऐसा कुछ भी है तो वो सीक्वेंस याद करो, क्योंकि आजकल ये लोग ऐसी सीक्वेंस एज इट इज़ पेपर में पूछ लेते हैं। बच्चा फिर ढूंढता रह जाता है कि यार ये कहाँ मेंशन कर रखा है। तो भले ही उन्होंने बीच में कोई वो ना लगा रखा हो, सिंबल ना लगा रखा हो, लेकिन नीचे उन्होंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ही यहाँ दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो ये रेंज मत रटो, डोंट लर्न द वैल्यू, लर्न द सीक्वेंस। ठीक है, एनसीईआरटीज़ में ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ज़रूर करना। इसके बाद आता है दूसरी चीज़ में, एनसीईआरटी हमने कवर कर ली। सेकंड चीज़ इज पीवाईक्यूज़। अब पीवाईक्यू करने का ना तरीका होता है। पीवाईक्यू करने के लिए सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट 15 ईयर्स में जाओ। ठीक है, लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू उठा के देखो। अगर आप ये उठा के देख लोगे ना तो पहली बात तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। सेकंड चीज़ आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है।
ठीक, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को पुट फॉरवर्ड किया है, कैसे वो वर्ड प्ले करते हैं। तीसरी चीज़ आपको समझ आ जाएगी लेवल क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है। अब इसमें ही अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे ना, इनफैक्ट 2020 से 2024 तक का आप देखोगे तो आप देखोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, लेकिन अब ये ट्रू फॉल्स हो गया, असर्शन रीज़न हो गया, सारे इन्होंने क्वेश्चंस बढ़ा दिए। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि इन क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर करना है। इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, दो चीज़ें। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि देखो भाई, एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, एक एक ऑप्शन पढ़ो, एक एक चीज़ को एनालाइज करो। सेकेंड चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है कि इसके लिए एनसीईआरटी की लाइंस याद होना बहुत ज़रूरी है। 2024 लास्ट ईयर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो आए थे एनसीईआरटी की समरी से, ठीक है, इसलिए ऊपर मैंने बोला समरी करनी आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। पीवाईक्यू कर लिया, अब लेट से आपने पीवाईक्यू लगा लिया तो इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अब एनालिसिस करने का ना तरीका होता है, लेट से आपने 50 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके 30 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपने लीव कर दिए, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। अब बच्चा क्या करता है, एनालिसिस के नाम पे रॉन्ग क्वेश्चंस देख लेता है, कैसे उन्हें जो छोड़ दिए थे हो सकता है उनको देख ले, जो सही होते हैं उनको छोड़ देता है। दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग एनालिसिस। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सही हुए ना उसमें भी देखो आपने तुक्का मार के सही हुए, एलिमिनेशन से सही हुए, करेक्ट प्रोसेस आपको आता था कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। अगर करेक्ट प्रोसेस आता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता था और आपने एलिमिनेशन से किया है तो इसको गलत ही मानो, क्योंकि एलिमिनेशन में हमेशा आपको सेम ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अभी तो आपने 3 ऑप्शन हटा के एक पे टिक मार दिया, जरूरी थोड़ी है नीट में भी वो सेम ऑप्शन दे, राइट। तो इसलिए ये तरीका गलत है, तुक्के को भी मत गिनो। तो इसलिए एनालिसिस हर एक चीज़ का करना है। सेकंड चीज़ आपको देखनी है एनालिसिस करते समय कि क्वेश्चन में कौन से टॉपिक्स पे, ठीक है, कौन से टॉपिक्स पे एक तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ और दूसरा मुझे टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। जब आपको ये 2 चीज़ें समझ आ जाएंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट होने वाला है हमारा एनालिसिस ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि भैया हमें ना सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने लास्ट 15 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस किया ना तो मैंने देखा कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा रिपीट हुए एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 25 टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, चैप्टर की नहीं। 25 टॉपिक्स फिजिक्स, 25 टॉपिक्स केमिस्ट्री, इनकी मैंने एक लिस्ट बना दी थी और मैंने बोला था इन्हीं टॉपिक से आपका 150 प्लस फिजिक्स 150 प्लस केमिस्ट्री आ जाएगा नीट 2024 में। ये टॉपिक की लिस्ट से एक्चुअली पेपर आया और मैंने प्रूफ वीडियो भी दिखाई थी उसमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके से सेलेक्टिवली चलो, पहले मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को ख़त्म करो। सेकंड चीज़, 5th पॉइंट में इसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ क्विक सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। अब आपको सिलेबस भी जल्दी ख़त्म करना है और ऐसा क्यों करना है, लेट से अभी अक्टूबर से भी आप चालू करते हो तो अक्टूबर से आपके पास कितना टाइम होगा, अप्रैल एंड तक का टाइम होगा, ठीक है। मान लेते हैं 7 मंथ्स मोटा मोटा आपके पास होंगे। अगर आप 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना तो उसके बाद रिमेनिंग 4 मंथ्स में आप 2 मंथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा और लास्ट के 2 मंथ्स में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा और मैं पर्सनल मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को भी यही करवा रहा हूँ कि इनिशियल 3 मंथ्स में हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भैया सिलेबस कंप्लीट करे कहाँ से, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े कोचिंग हैं वो एक एक चैप्टर 15 to 20 लेक्चर्स में ख़त्म कराते हैं। कुछ हो सकता है 5 से 6 लेक्चर्स में कराएं, लेकिन लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शिव बैच लॉन्च कर दिया, ठीक है। फ्री शिव बैच है जहाँ पे नीट के टॉपर्स ने आपको पढ़ाया। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा बट आई टेल यू दिस, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ सारे चैप्टर्स के हमने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, करना ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और 6 पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। कल पर्सनल मेंटरशिप के बच्चों के साथ मैं मीटिंग ले रहा था तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा। बच्चे ने पूछा कि भैया मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये है मॉक टेस्ट, ये है एक और मॉक टेस्ट, ठीक है। दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए आइडियली। तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया था कि देखो टाइम ड्यूरेशन ना 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि इस मॉक टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट के बीच में इतना टाइम होना चाहिए ताकि रिवाइज कर सको, ठीक है, रिवीजन एंड एनालिसिस हो सके, ठीक है। मतलब बहुत छोटा टाइम भी नहीं रखना है। सेकेंड चीज़, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रखना कि फ्लो टूट जाए,
ठीक है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए आपका। तीसरी चीज़, इस टाइम को हमने इतना ज़रूर रखना है कि सिर्फ मॉक टेस्ट ना करें, हम बैकलॉग्स पे भी ध्यान दें, ठीक है, बैकलॉग्स पे भी ध्यान देना है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि हम क्या कर रहे हैं, एवरी 15 डेज वी टेक वन मॉक टेस्ट। देखो मैं चाहता तो हर 3 डेज़ में ले लेता, हर 2 डेज़ में ले लेता, हर वीक ले लेता, बट मैं चाहता हूँ कि हर एक मॉक टेस्ट को हम प्रिसीजन के साथ, ठीक है, प्रिसीजन के साथ अटैक करें। इसका मतलब अगर आज मॉक टेस्ट हुआ है तो आज से 15 डेज़ बाद आपका दूसरा मॉक टेस्ट है, ठीक है, और इस मॉक टेस्ट का सिलेबस इससे पहले वाला था, इस मॉक टेस्ट का सिलेबस इससे पहले वाला है। इसका मतलब सिलेबस भी ग्रेजुअली हमने पार्ट सिलेबस से फुल सिलेबस की तरफ ट्रांजिशन कर दिया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार कोचिंग्स में देखता हूँ क्या दिक्कत आती है बच्चों को, बच्चे डायरेक्ट पहले लगाते हैं पार्ट सिलेबस टेस्ट, ठीक है, और वो होता है 720 मार्क्स का, फिर लगाते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, वो भी होता है 720 मार्क्स का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इशू ये है कि पार्ट सिलेबस जब 720 का करोगे तो सिलेबस है कम और टॉपिक्स है कम, लेकिन क्वेश्चन है ज़्यादा, तो वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लेते हैं, या लेवल एनसीईआरटी या नीट से ज़्यादा का रख लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो मैंने क्या किया है, हमने बच्चों को ये बोला कि आप क्या करो, पार्ट सिलेबस टेस्ट लगाओ जो स्टार्ट होंगे 200 मार्क्स से, फिर जाएंगे 400 मार्क्स पे, फिर 600 मार्क्स पे, और अब 720 मार्क्स पे आ गए। ये तो चलता ही रहेगा और इसके साथ साथ इनका सिलेबस भी इंक्रीज़ होता रहेगा। 200 मार्क्स में लेट से इतना सिलेबस आया, 400 मार्क्स में ये पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, 600 मार्क्स में ये पूरा सिलेबस आएगा, 720 मार्क्स में ये पूरा सिलेबस आएगा। इस तरीके से क्या होगा, जो अर्लीस्ट सिलेबस था ना, जो अर्लीस्ट डन सिलेबस था, सबसे पहले जो आपने कंप्लीट किए थे चैप्टर्स, वो 1, 2, 3 और 4 टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा एजुकेटर्स बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो, इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अब लेट से आप इस तरीके से नहीं फॉलो कर पाते, वैसे तो हमने सारे मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं ताकि आप लोग भी उनको कर सको अटेम्प्ट, लेकिन लेट से आप नहीं कर पाते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक्टिव रिकॉल को आप इनकॉर्पोरेट ज़रूर करो। इनकॉर्पोरेट करने का कौन सा पॉइंट है यार, आई थिंक 6-7 पॉइंट है, जो भी है। इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, आज आपने कुछ पढ़ा, 3 डेज़ बाद उसको फ्लिप थ्रू करो, 7 डेज़ बाद उसके क्वेश्चंस दोबारा लगाओ, और 15 डेज़ बाद उसको दोबारा फ्लिप थ्रू करो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैं सैंडविच टेक्निक कहता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आपको फ्लिप थ्रू करना है, ठीक है। फ्लिप थ्रू मतलब नोट्स कंगाल के देख लिया, अच्छा ये था, हाँ याद आ रहा है, ठीक है। फ्लिप थ्रू करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और दोबारा फिर फ्लिप थ्रू करना है। इस तरीके से क्या होगा, बार बार सरफेस पे रहेगी मेमोरी, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा, 8th पॉइंट है आई गेस, वो ये होने वाला है कि देखो सिलेबस जल्दी ख़त्म करने के साथ साथ आई एम टेलिंग यू, वन बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ठीक है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत 10 बुक खरीद लेंगे, साइड बुक्स ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक बुक को 10 बार पढ़ो यार, ठीक है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है, उसमें मैंने बहुत वीडियोस बनाई, छोटा सा मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। पहली चीज़ तो क्या है, एनसीईआरटी पढ़ते समय सारी हेडिंग्स याद रखो, ताकि एक्टिव रिकॉल करते समय आपको याद रहे, अच्छा इस चैप्टर में 12 हेडिंग्स थी, उसकी सब हेडिंग्स थी, उसके अंदर ये था, ठीक है। सेकेंड चीज़, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, वो ऊपर जो मैंने बोला वो करो, वहीं से पेपर आएगा। 43% एंड 73% ऑफ पेपर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टारगेट्स में। तो मेरा टारगेट आप लोगों के लिए ये रहेगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, देखो मैं चाहूँगा कि दिसंबर तक आप अपना सेफ स्कोर अटेन करो, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप में यही चीज़ हम करा रहे हैं नवंबर मिड तक, ठीक है, और अक्टूबर एंड तक तो यार वो 600 क्रॉस हर कोई बच्चा कर लेगा। अभी हमारे बच्चे 670 क्रॉस भी कर चुके हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज बच्चा जिसने हमें 100 नंबर पे ज्वाइन किया था, वो मैं चाहता हूँ 600 प्लस क्रॉस कर दे अक्टूबर एंड तक। तो आप भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट दिसंबर तक सेफ स्कोर तक पहुँचो, जनवरी एंड तक गुड इनफ स्कोर तक पहुँचो, ठीक है, और उसके बाद आपको बस पॉलिश करना रह जाएगा। I'll say this again, मैं बहुत बार बोलता हूँ, देखो मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी पे इतना डिपेंडेंट हो के पढ़ाई करो कि आपको लगे बिना लेक्चर देखे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। दिस इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं होता है कि बिना लेक्चर पढ़े आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, समझ आएंगी, ट्राई करो। क्योंकि अगर आपका लेक्चर फरवरी मार्च में ख़त्म होगा ना, अगर आपका लेक्चर फरवरी मार्च में जाके ख़त्म होगा, तो आप पूरे 7 से 10 महीने उन पर डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करते आए। अब पूरा सिलेबस जो आपने 10 महीने लगा दिए ख़त्म कराने में, जिसमें बैकलॉग्स भी डेफिनेटली आपके आए होंगे,
आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग है, आपने मॉक टेस्ट भी ज़्यादा नहीं लगाए, तो ये पूरा सिलेबस आप रिमेनिंग 1 to 2 मंथ्स में कंप्लीट कैसे करोगे, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ दिसंबर तक आप ये सब करो। बस इतना ही था, इस वीडियो को मैंने छोटा रखने का ट्राई किया। देखो 700 प्लस स्कोर करना ना बहुत टफ होता है, बहुत टफ, क्योंकि जैसे जैसे आप 720 के पास पहुंचते हो ना, आपकी लेट से बफर कम होता रहता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आप छोड़ सकते हो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आप गलत कर सकते हो, सब कम होते चले जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, इफ़ यू आर समवन जो एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, आप डायरेक्ट 700 का एम मत करो, पहले यू गो फॉर 100 मार्क्स, 300 मार्क्स, 400, 450 मार्क्स, 550, 600 मार्क्स, उसके बाद जाओ, ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लो, वीकली टारगेट्स बनाओ, मंथली माइलस्टोन्स बनाओ जो आपको क्रैक करने हैं, डेली टारगेट्स बनाओ, डेली टारगेट्स डूएबल बनाओ, और डेली टारगेट्स में आपको ये नहीं करना है कि भाई मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है। एक ये पॉइंट मैं चलो एक्स्ट्रा दे देता हूँ, डू नॉट स्टे बिजी, बिजी रहना बेकार की बात है, स्टे प्रोडक्टिव, ठीक है। अगर कोई कहता है ना मेरी सिटिंग 15 घंटे की है, तो उस सिटिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप 15 घंटे पढ़ाई ना कर रहे हो, और 15 घंटे पढ़ाई कोई नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है आपकी सिटिंग इतनी नहीं है, पोमोडोरो यूज़ करो, 50-10 रूल यूज़ करो, जो आपको यूज़ करना है करो, ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई करो। बैठे रहने से फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन होता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस वीडियो को छोटा रखा, आई होप दिस वीडियो हेल्प, थैंक यू।